दोस्तों, आज हम जिस देश को देखने वाले हैं वो काफी नया देश है। इसकी स्थापना हुए मुश्किल से 30 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती, साफ सफाई, लोगों का व्यवहार और खान-पान के साथ-साथ संस्कृति दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर किसी पुरुष की शादी नहीं हो रही हो और वो अपने लिए एक परी जैसी दुल्हन ढूंढ रहा हो, तो यहाँ पर महिलाओं की कोई कमी नहीं है। इसमें एक बात और है कि यहाँ की महिलाएं भारत के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि भारतीयों से ज्यादा रिश्तों की समझ भला कौन ही कर सकता है। रहने और घूमने के लिहाज से तो ये देश सस्ता है ही, साथ में यहाँ पढ़ाई का खर्चा, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का खर्चा भी अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम आता है। यहाँ कई सुंदर चर्च बने हैं, मौसम ठंडा रहता है, जिस वजह से शराब का उत्पाद और सेवन भी लोग ज्यादा करते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये खूबसूरत देश है क्रोएशिया। जानेंगे इस कमाल के देश को गहराई के साथ, यहाँ के लोगों के जीवन से लेकर इतिहास, कला, संस्कृति, किले और मेन टूरिस्ट स्पॉट को। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इसे एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रोएशिया 1991 से पहले यूगोस्लाविया का एक हिस्सा हुआ करता था। यूगोस्लाविया दरअसल एक संघ हुआ करता था जिसमें कई देश शामिल थे, जैसे मोंटेनेग्रो, बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया। 1990 के दशक तक ये सभी देश अपनी आजादी हासिल करने के लिए कई युद्ध करते रहे और आखिरकार 25 जून 1991 में क्रोएशिया को अपनी आजादी मिल ही गई, जिसे 1992 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आजाद देश होने की मान्यता मिली। और फिर ये देश 1 जुलाई 2013 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी बन गया। क्रोएशिया ज्यादा बड़ा देश नहीं है, इसका क्षेत्रफल केवल 56,594 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये देश दुनिया का 125वां और यूरोप का 20वां बड़ा देश बनता है। अगर हम यहाँ की आबादी की बात करें तो क्रोएशिया में सिर्फ 38,75,000 लोग ही रहते हैं और इसमें से 48% पुरुषों की संख्या है, जबकि महिलाएं 52% में हैं। जहाँ बहुत से देश बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता में हैं, तो वहीं क्रोएशिया में मामला कुछ उल्टा है, क्योंकि आबादी बढ़ने की बजाय यहाँ पर घट रही है, जिसका मुख्य कारण है, एक तो पुरुष कम है, दूसरा ये ज्यादा बड़ा देश नहीं है, तो काफी सारे युवा यूरोप के दूसरे बड़े देशों में जाकर बस रहे हैं। वहीं तीसरा मुख्य कारण है कि यहाँ महिलाएं शादी भी देरी से करती हैं, जिससे जन्म दर कम हो रही है और मृत्यु दर ज्यादा है। ये है देश का सबसे बड़ा शहर, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। इसे पहली बार रोमन साम्राज्य के दौरान बसाया गया था, इसीलिए आज भी ये व्यापारिक और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। इसे यूरोप का मोती भी कहते हैं। यहाँ कई म्यूजियम हैं, ऐतिहासिक चर्च हैं और महलों की भरमार है। राजधानी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक है ऊपरी हिस्सा जिसे ग्रोंजी ग्रैंड कहा जाता है। इसमें पुरानी इमारतें, महल और कई ऐतिहासिक म्यूजियम हैं, जबकि दूसरा हिस्सा निचला भाग कहलाता है, जिसे डोंजी ग्रैंड कहा जाता है। इस भाग में नई इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनीज, इंटरनेट, महंगी गाड़ियां और आधुनिक जीवन देखने को मिलता है। क्रोएशिया के लोगों को संगीत से बड़ा प्यार है, तभी तो यहाँ हर शनिवार और रविवार की रात म्यूजिक शोज होते हैं। लोगों को क्लब में जाना, डांस करना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना काफी पसंद है। जाग्रेब फिल्म फेस्टिवल और क्रोएशियन नेशनल थिएटर जैसे प्रसिद्ध स्थान इसी शहर में देखने को मिलते हैं। ये है क्रोएशिया के लोगों की आराम करने की सबसे पसंदीदा जगह ज़्रिनज़वेक पार्क। ये काफी सुंदर गार्डन है, जहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, जो पूरे गार्डन में एक हल्की खुशबू को फैलाते हैं। फाउंटेन है, जहाँ से साफ पानी अपना शोर मचाता है। पार्क में एक मार्केट भी लगती है, जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, मानो ऐसा लगता है कि कोई मेले का बाजार हो। कहीं आइसक्रीम बिक रही है, कहीं पिज्जा,
कहीं खिलौने, हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ मिल ही जाता है, फिर चाहे उसमें बड़े हों या फिर बच्चे। पार्क की सफाई देखते ही बनती है। यहाँ लोग भारी संख्या में आते हैं। एक तरह से ये एक पिकनिक स्पॉट है। कुछ केवल आराम से बैठकर शांति का अनुभव करते हैं, तो कुछ अपने परिवार या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं। अगर आप कभी जागरेब जाएं, तो इस पार्क में जाना ना भूलें। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और सिटी सेंटर के पास मौजूद है। इस वजह से ये और ज्यादा प्रसिद्ध बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने अपनी करेंसी बदली है। पहले यहाँ कूना पैसे के रूप में इस्तेमाल होता था और एक कूना हमारे देश भारत के 12 रुपए के बराबर है, लेकिन अब यहाँ यूरो इस्तेमाल किया जा रहा है और 1 यूरो हमारे देश भारत के 90 रुपए के बराबर वैल्यू रखता है। आप यहाँ कहीं कुछ भी खरीदें, बदले में बहुत सारे यूरो के सिक्के वापस मिलते हैं। क्योंकि अभी यहाँ नोटों की कमी है, तो सभी की जेब छनकती हुई सुनाई देंगी। हर किसी की जेब में यूरो के सिक्के मिलेंगे। क्रोएशिया में हमें एक बहुत ही अजीब म्यूजियम देखने को मिला। जब किसी प्रेमी या फिर प्रेमिका का या फिर पति पत्नी का रिश्ता टूटता है, तो वो इस म्यूजियम में अपने रिश्ते की सबसे पसंदीदा चीज रखकर चले जाते हैं। हमें इस म्यूजियम में किसी के जूते देखने को मिले, किसी का रेडियो, अलग अलग लोगों के लेटर्स, प्लास्टिक का गॉडजिला, अंडरगारमेंट्स, डॉल्स, दवाइयाँ, शीशा, मोबाइल फोन और भी बहुत कुछ। म्यूजियम में रखी हर चीज किसी न किसी रिश्ते की कहानी को बता रही है। म्यूजियम में अंदर जाने के लिए 6 यूरो यानी कि 400 या फिर 450 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। इस तरह का म्यूजियम हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये एक अलग अनुभव दे रहा है। हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बहुत सुना है और उसी समय की याद दिलाती हैं ये सुरंगें, जिन्हें ग्रीक टनल कहा जाता है। ये सुरंगें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी, 1940 के आसपास, और इस समय जागरेब पर हमला होने की संभावना काफी ज्यादा थी और यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, शहर के लोगों की जान बचाई जा सके, उसके लिए ही इन सुरंगों को बनाया गया था। लोग इन लंबी सुरंगों में कई दिनों तक खुद को सुरक्षित रख पाते थे। जमीन के नीचे बनी ये सुरंगें पानी और हवा की सुविधा के साथ बनाई गई थी। इन सुरंगों ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। आज के समय में ये ग्रीक टनल जागरेब का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुकी हैं। जो सैलानी इन्हें देखने आते हैं, उन्हें उस समय के हालातों और संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी के साथ समय समय पर सुरंगों में कई तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं क्रोएशिया की कुछ सबसे सुंदर जगहों को। प्लेटवाइस लेक्स। इस जगह का पूरा नाम प्लेटवाइस लेक्स नेशनल पार्क है, जो क्रोएशिया का एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। ये जगह दक्षिणी क्रोएशिया में आती है और यहाँ की प्रकृति बहुत ही खास है। इसको अपनी आंखों से देखना मानो एक सपने जैसा है। यहाँ झीलों की भरमार है, जिन्हें आपस में कई छोटी छोटी नदियाँ और झरने आपस में जोड़ते हैं। ये जगह 16 झीलों से मिलकर बनी है और इन झीलों का पानी इतना साफ है कि नीचे तैर रही रंग बिरंगी मछलियाँ और चमचमाती रेत तक दिखाई पड़ती है। कहीं इन झीलों का रंग नीला होता है, तो कहीं हरा, तो कहीं गुलाबी। सामने गिरते एक साथ कई झरने इस पूरे दृश्य को और ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। इस वातावरण में पक्षी, जानवर और कीड़े अपना जीवन आराम से बिताते हैं। यहाँ भालू, लोमड़ी और जंगली सूअर भी देखने को मिलते हैं। इसकी खूबसूरती इतनी खास है कि यूनेस्को ने इस पूरी जगह को अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है, जो यहाँ की सुरक्षा करती है। ज़ादार, ये क्रोएशिया का एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत शहर है, जो कि एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा हुआ है। ये शहर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तीनों रूप से बहुत ही खास है। ज़ादार को आज से 3000 साल पहले रोमन्स ने बसाया था और बाद में जब मध्यकालीन युग आया, तो उस समय की पुरानी इमारतें, किले, चर्च आज भी यहाँ ठीक उसी तरह से खड़े हैं और मध्य युग की याद में ले जाते हैं। क्योंकि एड्रियाटिक सागर इसके ठीक बगल में है, तो यहाँ स्विमिंग, सर्फिंग और बीच पर समय बिताने वालों की भीड़ लगी रहती है।
यहाँ कुछ खास तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिनसे जब समंदर की लहरें टकराती हैं तो ये सीढ़ियाँ एक मधुर संगीत बजाती हैं। इसे सी ऑर्गन नाम दिया गया है। ये आवाज़ इतनी सुकून देने वाली है कि लोग घंटों इन सीढ़ियों पर बैठकर समंदर का नज़ारा लेते हुए शानदार आवाज़ को सुनते हैं। शहर का ओल्ड टाउन देखने योग्य है। यहाँ के किले, उनकी दीवारें और हर गली अपनी एक अलग कहानी रखती है। इन्हीं गलियों में मौजूद है दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक सेंट डोनाटस चर्च। ये चर्च आज से 1200 साल पहले यानी 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसी जगह सेंट डोनाटस नाम के प्रसिद्ध पादरी का जन्म हुआ था और उन्हीं को समर्पित किया गया है ये चर्च। इसका आर्किटेक्ट बाइजेंटाइन युग का है जो कि गोल है। इसकी दीवारें काफी मोटी और मजबूत हैं जो आज भी वैसे ही खड़ी हैं बिना किसी कमी के। ज़ादार शहर की तरह ही एक और शहर है जिसे डब्रोनविक कहा जाता है और इस शहर का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये शहर उस समय पूरी तरह से आज़ाद था और इसे रिपब्लिक ऑफ डब्रोनविक कहा जाता था। कई युद्धों का इतिहास यहाँ खड़े महल और किले खुद बताते हैं। समंदर के नज़दीक होने की वजह से ये शहर हमेशा व्यापार का केंद्र बना रहा है। यहाँ की हर दूसरी इमारत यूनेस्को का हिस्सा भी है। किले, सड़कें, चर्च और महल इतिहास में रुचि रखने वालों को यहाँ खुद ही खींच लाते हैं। डब्रोनविक शहर की सुरक्षा के लिए यहाँ कई दीवारें बनाई गई थी जिन्हें तोड़ पाना काफी मुश्किल था। ये दीवारें सिटी वॉल्स कहलाती हैं जो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। इन पर चलकर सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर पूरे शहर डब्रोनविक को साफ साफ देखा जा सकता है। मीलों दूर खड़े दुश्मन यहाँ से देखे जा सकते हैं जिनकी सूचना तुरंत सैनिकों को मिलती थी और इस तरह से ये दीवारें आज भी शहर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। विश्व प्रसिद्ध टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स के कई दृश्यों को इसी शहर में फिल्माया गया था, इसीलिए यहाँ सैलानियों का तांता सा लगा रहता है। ये देश इतना सुंदर है कि यहाँ की आबादी तो केवल 39 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ पर हर साल 1,50,00,000 सैलानी सिर्फ घूमने आते हैं, अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने आते हैं। युवा मौज मस्ती की तलाश में कुरेशिया चले आते हैं तो वहीं बड़े लोग सुकून, शांति, संस्कृति और इतिहास को यहाँ पर जानने आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में अपना खास योगदान देती है। कुरेशिया के लोगों को पास्तिकादा नाम की डिश खाना काफी पसंद है। ये मीट से तैयार करी जाती है जिसमें वाइन, खट्टे फल, आलू बुखारा, लहसुन, लौंग और अदरक डालकर इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसके अलावा सेवापी, सारमा और पेका भी यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये है कुरेशिया का राष्ट्रीय जानवर मार्टेंस। ये जानवर जंगल में रहना पसंद करता है, पेड़ों पर सोता है और छोटे शिकार से अपना पेट भरता है। क्योंकि 2013 में कुरेशिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना था तो ये अपना ज्यादातर व्यापार वहीं के देशों के साथ करता है। कुरेशिया में सबसे ज्यादा कार, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, कृषि और समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। देश के सभी लोग शिक्षित हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 99% की है, तभी तो देश के कई विद्वानों ने नोबेल प्राइज अपने नाम किया है। 1939 में रसायन के क्षेत्र में लियोनिदास क्ले ने ये पुरस्कार अपने नाम किया था। इवो एंड्रिक ने साल 1961 में साहित्य में ये पुरस्कार जीता था।